हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने बात करी थी फैराडेज लॉ। फैराडे के दोनों लॉ पे हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो दोनों ही इंटरेस्टेड लॉ हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या था, यानी जो इलेक्ट्रोड है उसमें प्रोडक्ट की मात्रा उतनी ही डिपॉजिट होगी जितना उसमें आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ चार्ज पास करोगे, यानी m समानुपाती q। m क्या है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और q क्या है, चार्ज ऑफ अमाउंट। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट लॉ यही बताता है कि इलेक्ट्रोड पर हमें प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट मिलेगी। तो कितनी मिलेगी, जितना हम उसमें चार्ज और अमाउंट पास करेंगे, यानी चार्ज ऑफ अमाउंट प्रोपोर्शनल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी Q प्रोपोर्शनल M, ये M प्रोपोर्शनल Q। तो सेकंड लॉ पे देख हमने, सेकंड लॉ क्या था कि जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लें और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो सीरीज में कनेक्ट करने पर हम देखते हैं जब उसमें हम सेम चार्ज पास कराते हैं, तो सेम चार्ज पास कराने पर हमने देखा कि सभी इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट की मात्रा सेम डिपॉजिट होती है, और वो किसके इक्वल होती है, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होती है। यानी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को क्या एक सीरीज में कनेक्ट करने पर उसमें जब सेम चार्ज पास करोगे तो इलेक्ट्रोड पर सभी पर सेम क्या होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट सेम होगी। ठीक है, यानी Q क्या होगा पर, Q बराबर I इंटू टी क्या है, सेम। तो अब हम देखते हैं भी क्या है, यानी इलेक्ट्रोड पर जो प्रोडक्ट की अमाउंट होगी वो अपने ही इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगी। तो हमने कल प्रूव किया था, क्या प्रूव होके आया था, वो प्रूव होके आया था Z1 अपॉन Z2 बराबर आया था E1 अपॉन E2, ये प्रूव होकर आया था। यानी हमने जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए और सेम चार्ज पास कराया था, तो उन पे प्रोडक्ट के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो था वो क्या था, अपने इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल था। तो हम इसको लिख सकते हैं Z समानुपाती E। इसको क्या लिख सकते हैं, Z समानुपाती E, या इसको लिख सकते हैं हम E बराबर F इंटू Z। क्या लिख सकते हैं इसको, E बराबर F इंटू Z। F क्या है यहाँ पर, F है फैराडे कांस्टेंट, F है फैराडे कांस्टेंट, F है फैराडे कांस्टेंट, और ये Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, और E क्या है यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो हमने देखा 1 फैराडे इसके इक्वल होता है 96500, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। तो अब हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 96500 इंटू में क्या आ जाएगा, Z। ये इसको लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू E क्या आ जाएगा, E अपॉन 96500 कूलम। ये वाला फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। यानी फैराडे का सेकंड लॉ हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था, उसके बाद यहां तक आया। F Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, और ये क्या है, फैराडे। 1 फैराडे में इतने कूलम होते हैं। अब इसको प्रूव कर देंगे, आया कैसे, 96500 कैसे आ गया। तो ये कहानी है यहाँ पर। अब देखो, ये तो हुआ फैराडे का सेकंड लॉ। अब हम बात करते हैं कि ये 96500 यहाँ पे आ कैसे गया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा, Q बराबर N इंटू F। चलिए उस पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो उस पे बात करते हैं, चलो। तो देखिए वो क्या है, यानी हम उस पे बात करेंगे, इस पे डिस्कस करते हैं। देखो हम करते हैं आज एक बड़ा अच्छे बनाते हैं, प्रूव दैट
प्रूव दैट Q बराबर N इंटू एफ। आज हम ये प्रूव करते हैं, Q बराबर N इंटू एफ हम प्रूव करते हैं। Q क्या है? चार्ज ऑफ अमाउंट, N क्या है? आयन ऑफ वैलेंसी, और F क्या है? फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, N है वही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और F फैराडे कांस्टेंट। तो देखो Q बराबर N इंटू एफ को कैसे प्रूव करते हैं, ये आया कहां से, इस पे डिस्कस करते हैं हम। देखो तो डिस्कस करते हैं। देखो यानी सबसे फर्स्ट हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होती है? कूलम आवेश के बराबर होती है। वो क्या होता है कूलम आवेश? 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये होता है कूलम। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा इतनी है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितनी होगी वो भी देखते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होगा? उपस्थित आवेश की मात्रा। अब देखो मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो फैराडे उससे क्या हो जाएगा? एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यानी देखो अगर 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा उसके कूलम आवेश की, और यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई होगी, और एवोगैड्रो संख्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कूलम आवेश इंटू एवोगैड्रो संख्या, तो ये कितनी आती है? जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग में आएगा 96488 कूलम मोल इनवर्स। ये इतनी मल्टीप्लाई होके आती है। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हमने की तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होके आई लगभग ये। अब इसमें क्या है, इसको एप्रोक्सीमेट में हमने कितना ले लिया? लगभग में 96500 कूलम मोल इनवर्स। यानी इसको एप्रोक्सीमेट में आता एक्यूरेट ये रहा था, लेकिन लगभग में इसको इतना ले लेते हैं। तो इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश है वो 96500 होता है। यानी हम कह सकते हैं 4 ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 फैराडे। इसी को 1 फैराडे में 1 फैराडे की वैल्यू ये होती है। अब ये बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश इतना, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा वो भी देखते हैं। देखो फिर आएगा n मोल इलेक्ट्रॉन पर, n मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, n मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश क्या होता है? Q। ये बराबर हो जाएगा n इंटू एफ। तो यही तो होगा, ये 1 फैराडे है, ये किसकी इक्वल है? 1 फैराडे। तो देखो n मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश क्या है? n इंटू 96500 कर दो, n इंटू 96500 कूलम मोल इनवर्स, ये वाला। अब देखो ये क्या है? ये 1 फैराडे के बराबर है। ठीक है, 1 फैराडे बराबर होता है 96500। तो यहाँ पे फैराडे लगा सकता हूं मैं, तो ये बन जाएगा Q बराबर N इंटू एफ। तो ये Q बराबर N इंटू एफ आ गया, क्योंकि 1 फैराडे होता है बराबर 96500 कूलम। तो हमने यहाँ पे 96500 के स्थान पे रख लिया फैराडे 1 फैराडे। तो यहाँ पे आ गया Q बराबर N इंटू एफ।
यानी n मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q बराबर n इंटू F। तो इसको देखो एग्जाम्पल से करते हैं। हमारे ये फॉर्मूला प्रूफ होगा Q बराबर n इंटू F। अब Q क्या है यहाँ पर, ये Q है चार्ज ऑफ अमाउंट, Q क्या है, चार्ज ऑफ अमाउंट, और F2 पता ही है हमें, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, ये होता है फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम होती है। n क्या है यहां पर, वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ आयन क्या है, वैलेंसी ऑफ आयन। तो देखो हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया, Q बराबर n इंटू F होता है। तो हम यहाँ से n मोल इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज निकाल सकते हैं, कितना पास करना होगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स हैं क्या, देखो नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे है Cu2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बना लेगा कॉपर सॉलिड, यानी Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या बना लिए, Cu के कितने मोल बने, 1 मोल, Cu के बने 1 मोल, और कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास करे इसमें, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास। तो इसका मतलब ये है कि कॉपर का 1 मोल प्राप्त करने के लिए हमें उसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पास करना होगा। यदि हमें यानी कॉपर का 1 मोल पाना है तो उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास करना होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करना होगा। तो अब देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये क्या है, चार्ज, एक होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बराबर होता है फैराडे, 1 फैराडे, और 1 फैराडे क्या है, 96500 कूलम। तो देखो अगर मुझे कॉपर के 1 मोल पाना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ेगा, 2 मोल। तो मुझे कितना चार्ज यूज करना पड़ा, तो मैं उसमें कितना चार्ज यूज करूंगा, चार्ज यूज, मैं चार्ज यूज करूंगा इसमें 2 मोल यानी 2 फैराडे। 2 फैराडे मींस 2 into 96500 कूलम। तो मुझे कॉपर का 1 मोल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 फैराडे चार्ज उसमें पास करना पड़ेगा, तब मुझे कॉपर का 1 मोल प्राप्त होगा। ठीक है, या इसको कह सकता हूं चार्ज Q यूज क्या है, Q, या इसको ऐसे लिख सकता हूं Q बराबर n इंटू F। n क्या है, वैलेंसी कितनी है उसकी 2, और 2 इंटू F कितना है 96500। ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले में रख दो तब भी पता पड़ जाएगी। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, तो ये तो हो एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल 1। अब देखो एग्जांपल 2 देखते हैं। एग्जांपल 2 क्या है, जैसे मान लो Al है, Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनाता है एल्यूमिनियम सॉलिड। तो देखो ये एल्यूमिनियम का कितना मोल बनेगा, 1 मोल बना है, कितने इलेक्ट्रॉन पास करने पर, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी एल्यूमिनियम का 1 मोल पाने के लिए मुझे कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ेंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ेंगे। यानी मुझे कितना चार्ज यूज करना पड़ेगा, कितना चार्ज पास करूंगा मैं, 3F, यानी Q बराबर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा Q इज इक्वल टू N इंटू F। N क्या है, N क्या है उसकी वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है 3, क्योंकि चार्ज वैलेंसी की इक्वल होता है, तो वैलेंसी यहाँ 3, यहां पर रख दो 3 इंटू F। तो मुझे एल्यूमिनियम का 1 मोल पाने के लिए मुझे उसमें 3 फैराडे चार्ज पास करना होगा, तब मुझे एल्यूमिनियम का 1 मोल मिलेगा। ठीक है,
तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पर अगर एल्यूमिनियम का 1 मोल डिपॉजिट करना है तो उसमें 3 फैराडे चार्ज पास करना होगा। वही Q बराबर N इंटू एफ। आप जितना भी Q बराबर N इंटू एफ उसमें चार्ज पास करोगे उसी के हिसाब से N मोल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो N की वैल्यू क्या है? यहाँ पर N की वैल्यू ध्यान रखना, जो चार्ज है मेटल आयन का चार्ज, और फैराडे 1 फैराडे मींस चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 मोल को पाने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करना होगा मुझे, तब एल्यूमिनियम का 1 मोल मिलेगा। तो ये कहानी भी, यानी अगर मुझे मेटल के कितने मोल पाने के लिए कितना चार्ज उसमें पास करना होगा, चार्ज पास क्या है? Q। तो ये सारी कहानी है फैराडेज लॉ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कोरोजन। देखिए कोरोजन इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ आते हैं। तो देखिए कोरोजन है क्या? कोरोजन पे बात करते हैं। कोरोजन है कोरोजन की तरफ चलते हैं। CORROSION। कोरोजन मीन्स हिंदी में है संक्षारण। देखो ये हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा रिलेट करता है हमारी लाइफ से। देखिए संक्षारण है क्या? जो मेटल्स होती हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो क्या होती है? जैसे गोल्ड है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, उनपे कभी भी जंग नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं? एनवायरनमेंट के साथ क्रिया करके, रिएक्शन करके क्या करती हैं? अपनी लेयर्स का लेस कर लेती हैं, अपनी लेयर्स को कम करने लगती हैं। इसी को कहते हैं कोरोजन। जैसे चांदी है, चांदी पे क्या बन जाती है? चांदी का वायु में काला पड़ जाना। ठीक है, तांबे और पीतल पर हरे रंग की लेयर का बन जाना, या आयरन पर भूरे रंग की भंगुर परत का बन जाना, ये सब क्या है? कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स आता है आयरन। आयरन पे क्या होता है? आयरन पे रस्टिंग होती है। रस्टिंग मींस जंग लगना। ठीक, तो देखो आयरन की कहानी है क्या? हमें आयरन को ही सेफ रखना होता है। आयरन पे सबसे ज्यादा रस्टिंग होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, इस पे सब पे हमें डिस्कस करना है। तो देखो ऐसा होता है, जो आयरन है वो क्या करता है? जो वायु एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से क्या करता है? उस पे जल वाटर की ड्रॉप्स आती है। यानी देखो जैसे मेटल है, आयरन है, आयरन में क्या होगा? देखो एटमॉस्फेयर में नमी होती है, और उस नमी में क्या होती है? O2 भी है, CO2 भी होती है उसके अंदर। आयरन क्या करेगा? उसके लेयर पे जो वाटर की ड्रॉप्स आती हैं, तो वाटर की ड्रॉप्स आने पर वो वाटर की ड्रॉप्स क्या करती हैं? एटमॉस्फेयर से O2 और CO2 को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है, और डिसॉल्व करने के बाद बना लेती हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करने लगता है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो यानी कोरोजन का मतलब समझ में आ गया? वो मेटल्स जो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करके अपनी लेयर्स को क्या करने लगती है? घटाने लगती हैं। उसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया, सिल्वर का वायु में काला पड़ जाना, तांबे और पीतल पे हरे रंग की लेयर का बन जाना, है ना, आयरन की परत पर ब्राउन रंग की भंगुर परत का बन जाना, सब कोरोजन है। लेकिन देखो इसमें आता है रस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है रस्टिंग, कि आयरन पे रस्टिंग यानी आयरन पे जंग कैसे लग जाता है, उसकी कहानी देखते हैं हम। इसमें क्या होता है? यानी जो वाटर है ये क्या करेगा? देखो CO2 प्लस H2, जो आयरन है, आयरन की जो लेयर होती है, आयरन की लेयर पर जब वाटर की ड्रॉप्स आती हैं, तो वो ड्रॉप्स क्या करती है? वायुमंडल से O2 और CO2 को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती हैं, और डिसॉल्व करने के बाद वो क्या बनाती हैं? ये चीज आती है, तो ये बनाती है H2CO3। क्या बना लिया? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये किसका काम करता है? ये काम करने लगता है इलेक्ट्रोलाइट का। किसका काम किया इसने? इलेक्ट्रोलाइट।
यानी H2CO3 बनते ही इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करने लगता है। कैसे करने लगता है? अब देखो, जब ये वाला H2CO3 है, ये H2CO3 डिकम्पोज हो जाएगा। ये सारी कहानी कहाँ चल रही है? आयरन की लेयर्स पे। जो आयरन मेटल है उसकी लेयर्स पे सारी कहानी चल रही है। H2CO3 किस में डिकम्पोज हो जाएगा? H2O प्लस, यानी ये टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन आयन और फिर प्लस कार्बोनेट आयन। अब देखो, जैसे ही आयरन की लेयर पर, आयरन की सरफेस लेयर पे H पॉजिटिव आयन आए, उन्होंने तुरंत आते ही आयरन से इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर दी। अब आयरन क्या करेगा? भी उससे इलेक्ट्रॉन की डिमांड हो रही है, तो आयरन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने शुरू कर देगा। आयरन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने शुरू कर देगा, मींस आयरन का होने लगा ऑक्सीडेशन, और जो उसकी लेयर्स पे जो H पॉजिटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने लगेंगे, उनका होगा रिडक्शन। तो देखो इसमें होगा क्या? Fe सॉलिड है, Fe क्या करेगा? फिर Fe2 पॉजिटिव बनाने लगेगा। यानी देखो, इसकी लेयर पे H पॉजिटिव, ये वाला H2CO3 क्या है? वीक एसिड है, ये डिकम्पोज हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट आयन। और इसमें देखो वाटर भी होता है। इसमें क्या होता है? वाटर। वाटर भी आयनों में ब्रेक हो जाएगा, और ये भी क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यानी अब आयरन की लेयर पर दो तरीके से आयन बन रहे हैं। H2CO3 भी H पॉजिटिव आयन उसकी लेयर पे छोड़ रहा है, और वाटर भी H पॉजिटिव आयन उसकी लेयर पे छोड़ रहा है, और सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? आयरन देगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन पावर क्या है? इनसे ज्यादा है। तो आयरन ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने शुरू कर दिए, यानी आयरन का होने लगा ऑक्सीडेशन। और हमें पता है ऑक्सीडेशन जिस स्थान पे होगा उसे कहते हैं एनोड। तो ये कहां हो रहा है? एनोड पर। ये होगा एनोड पर। ये एनोड पे प्रोसेस चल रहा है। अब देखो, उसमें H पॉजिटिव जब आयंस इसकी लेयर्स पे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करते हैं? H पॉजिटिव आयन है, ये क्या करेगा? O2 के साथ डिसॉल्व होके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जब 4 होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगी। यानी अब ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पर कैथोड। तो देखो भी, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है जिस स्थान पे, वहां एनोड होगा एनोड पे, और जहां रिडक्शन होगा वो होगा कैथोड। ठीक है। अब ये देखो, आयरन क्या कर रहा है? Fe2 पॉजिटिव क्या करता रहेगा? Fe2 पॉजिटिव निकालता रहेगा, यानी उसकी लेयर क्या होती रहेगी? कम। इसी को कोरोजन बोलते हैं। ना इसकी लेयर पे वाटर आता है, ना O2 डिसॉल्व होते, ना CO2 डिसॉल्व होते। आयरन की कहानी कुछ नहीं चलती, आयरन सेफ रहता है। तो आयरन में बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाती है। अब इसने क्या करा? नेट रिएक्शंस को इसको जोड़ दीजिए। तो देखो, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इनको बराबर इलेक्ट्रॉन को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, वहाँ 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, तो बचा क्या? 2Fe, फिर प्लस 4H पॉजिटिव, और फिर प्लस O2, और ये बनेगा 2Fe पे 2 पॉजिटिव, और फिर प्लस 2H2। यानी आयरन की लेयर पे पूरी कहानी ये चल रही है। आयरन की लेयर पे देखो, जो रिएक्टिव मेटल है कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम आयरन को लेके चलेंगे। तो देखो, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ पे हो रही है इसकी पॉजिटिव 2, इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, इसका तो हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की यहाँ 0, और इसमें आ रही है -2, इसका हो रहा है रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है? इसमें रिडक्शन, ये होगा रिडक्शन। यानी देखो, O2 का H2 में हो रहा है रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है। तो ये रिएक्शन की कहानी चली। अब देखो, Fe जो Fe की लेयर्स है उस पे बनने लगे Fe2 पॉजिटिव।
Fe2 पॉजिटिव यानी पहले Fe सॉलिड था, Fe2 पॉजिटिव आयनों में डिसॉल्व होने लगा, तो सीधी सी बात है आयरन की लेयर क्या होने लगी, कम होने लगेगी। आयरन की लेयर का घटना ही क्या कहलाता है, कोरोजन। अब ये Fe2 पॉजिटिव वाटर के साथ डिसॉल्व होकर बनाएगा फेरिक आयन या फेरिक ऑक्साइड। तो देखो ये वाला आयन उठाओ यहां से, और ये वाला आयन क्या करेगा, Fe2 पॉजिटिव ये O2 में डिसॉल्व होकर और प्लस H2 में डिसॉल्व होकर ये बना लेंगे यहां से Fe2O3 और प्लस में यहां से निकल जाएगा H पॉजिटिव। यानी देखो Fe पॉजिटिव किस में चेंज होगा, फेरिक आयन में। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी यहाँ हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ये और निकालेंगे, यानी 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पे कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये फेरिक ऑक्साइड बना है, ये फेरिक ऑक्साइड क्या करेगा, Fe2O3 ये XH2 की मॉलिक्यूल लेकर के बना लेगा Fe2O3 इंटू XH2, इसी को कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे का जंग। तो Fe2O3 इंटू XH2O ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसी को कहते हैं लोहे पर जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन। ये पूरी कहानी ये होती है। तो Fe क्या होने लगेगा, धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा सारा Fe क्या हो जाएगा, फिनिश। ठीक है, तो रीजन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे रस्टिंग होने के कारण उसकी लेयर धीरे धीरे क्या हो रही है, माइनस होती जा रही है, और आयरन धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, वेट में डिक्रीज होता चला जाएगा। ये सब कारण क्या है, कोरोजन के कारण। ठीक, अब इसके बाद करते हैं, देखो हम कोरोजन को कैसे कोरोजन का इफेक्ट क्या होता है, फैक्टर्स क्या हैं जो कोरोजन के रेट को बढ़ा देते हैं, कौन कौन है जो कोरोजन के रेट को बढ़ाते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कोरोजन को कैसे हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। कॉपी करिए इसका, फिर इसके बाद देखो अब इससे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब आते हैं इसके बाद फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स, नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स ऑफ कोरोजन रेट। फैक्टर्स ऑफ कोरोजन रेट, यानी देखो कोरोजन रेट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट क्या है, देखो इसमें प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव मेटल, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। नंबर 2 है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 3 है प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेज, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेज इन एयर, और प्रेजेंस ऑफ impurities। यानी देखिए ये चारों फैक्टर्स हैं, ये हमेशा कोरोजन के रेट को बढ़ाते हैं, यानी जंग लगने की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। परत के जो लेयर्स है उसको घटाने की दर को बढ़ाते हैं। सबसे बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव मेटल। जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन की नेचर उतनी ज्यादा होगी, और जिसमें जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन की नेचर होगी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करने लगती है, यानी उसकी लेयर्स का जल्दी क्या होने लगता है, कोरोजन होने लगता है।
तो रिएक्टिव मेटल होने से कोरोजन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नेचर उसकी ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स के आने से, इलेक्ट्रोलाइट्स के मिलने से कोरोजन रेट तब भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जैसे आयरन की रोड ली हमने और आयरन की रोड को एक प्योर वाटर में डाल दिया और एक समुद्र के जल में डाल दिया, तो आप देखोगे शुद्ध जल में जो रोड डाली है उस पे जंग जल्दी नहीं लगेगा, लेकिन समुद्र वाले जल में आयरन की रोड पे जल्दी जंग लग जाएगा, क्योंकि समुद्र के जल में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, NaCl है, Na है, MgCl2 MgBr2 होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस से ध्यान रखना कोरोजन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वो गैल्वेनिक शेल को क्या करते हैं, गैल्वेनिक शेल बनाने में हेल्प करते हैं। फिर क्या है, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैस। एयर में अगर रिएक्टिव गैस है तो भी कोरोजन रेट बढ़ेगी, जैसे SO2 है, CO2 है, NO2 है, ये वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या बना लेते हैं, एसिड्स बनाते हैं, और एसिड्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह वर्क करने लगता है, जिससे कोरोजन रेट बढ़ जाती है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अब मान लो मेटल्स में अदर मेटल्स भी हैं, तो अदर्स रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, मेटल्स के अंदर जो प्योर मेटल्स है उसके अंदर जो अदर मेटल्स होते हैं वो कैथोड के वर्क करने लगती है, यानी अदर मेटल्स क्या करते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन की डिमांड करने लगती हैं, उसकी ऑक्सीडेशन रेट को बढ़ा देती हैं। उसका जितना जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, उससे जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डिमांड होगी, उसको ऑक्सीडेशन जल्दी होने से कोरोजन रेट भी बढ़ जाएगी। ये है इसके फैक्टर्स, यानी मींस ये ऑक्सीडेशन रेट बढ़ रहा है तो कोरोजन रेट भी बढ़ेगी। ये चारों फैक्टर्स हुए। बात करते हैं इसको रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो देखो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे होता है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अभी कोरोजन को, ये तो कोरोजन कैसे, कोरोजन है क्या हमने ये जाना, कोरोजन कैसे होता है वो भी हमें पता चला, लेकिन अब कोरोजन को रोक कैसे सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। जंग रस्टिंग होने से आयरन को कैसे बचाएं, तो उसके लिए देखो पॉइंट है, नंबर फर्स्ट पॉइंट है इसका, जैसे सरफेस कोटिंग, नंबर 1 है सरफेस कोटिंग, ये कर सकते हैं उस पे। नंबर 2 है सैक्रिफिशियल कोटिंग। नंबर 3 है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, और नंबर 4 है यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ये वाले पॉइंट्स हमारे पास, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये है नंबर 4, ठीक है। ये 4 हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है, 4 मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम कोरोजन को रोक सकते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट पे बात करते हैं, सरफेस कोटिंग है क्या। देखो मान लो जैसे जिस मेटल की लेयर को हमें कोरोजन होने से रोकना है, उस पर तो ऑयल से या ग्रेस या वार्निश या उस पर पेंट की लेयर उस पर कोट कर दीजिए, ताकि जिससे उसकी लेयर O2 या CO2 या वायुमंडल में होने वाली नमी के कांटेक्ट में न आए, तो उस पर रस्टिंग नहीं होगी, उसकी लेयर्स में कमी नहीं होगी। इसी को कहते हैं सरफेस कोटिंग, यानी उसकी लेयर पे क्या करें, ऑयल का, ग्रीस का, वार्निश का, पेंट का क्या करना है, कोट कर दीजिए, ताकि उसमें गैसेजों के लेयर में संपर्क में उसके लेयर न आए। तो सबसे फर्स्ट तो ये सरफेसियल कोटिंग, इसमें देखो 2 मेथड्स आते हैं इसमें भी। एक तो आता है गैल्वेनाइजेशन, और यहां आता है टिनिंग, ठीक है, TINNING, टिनिंग ये वाला आता है, बहुत अच्छे हैं। गैल्वेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है
और टिनिंग भी इंपॉर्टेंट। तो देखो सैक्रिफिशियल कोटिंग क्या है, यानी सैक्रिफिशियल कोटिंग ये है अगर हम लेस रिएक्टिव मेटल पर हाई रिएक्टिव मेटल का कोट बना दें, उस पे लेयर चढ़ा दें, तो क्या होगा, जो रिएक्टिव मेटल का कोट उसके ऊपर है, जैसे एग्जांपल मान लो ये आयरन मेटल है, आयरन मेटल पे मैंने इस पे जिंक की लेयर कोट कर दी है। अब जिंक क्या है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक अपनी लेयर का सैक्रिफाइस कर देगी, अपने लेयर को फिनिश कर देगी, लेकिन Fe पर स्क्रैच नहीं आने देगी, यानी Fe का कोरोजन नहीं होने देगी। इसी को कहते हैं सैक्रिफिशियल ऑफ लेयर, यानी जिंक ने अपनी लेयर पूरी सैक्रिफाइस कर दी लेकिन Fe पे स्क्रैच नहीं आने दी। इसी को कहते हैं ट्रूथ फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती यही है, अपने आप को बलिदान कर दिया लेकिन Fe पे स्क्रैच नहीं आने दिया। गैल्वेनाइजेशन उसी के अंदर आता है। देखो गैल्वेनाइजेशन ये है कि Fe पे हमने क्या करा, जिंक की लेयर चढ़ा दी। जिंक लेयर चढ़ाने के बाद अब अगर मान लीजिए कि जिंक में ऑक्सीडेशन नेचर Fe से ज्यादा है, अगर उसके कांटेक्ट में H पॉजिटिव आयन आता है तो जिंक Fe से पहले उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा और Fe को ऐसे सेफ रखेगा। तो Fe पर जिंक की लेयर का कोट करना कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो वहां पे जिंक की लेयर का सैक्रिफाइस होता है। टिनिंग क्या है, टिनिंग अगर Fe की आपने टिन पे लेयर चढ़ा दी, Fe पे टिन की लेयर का कोट करना कहलाता है टिनिंग। आपने अगर टिन को स्क्रैच कर दिया हल्का सा तो जिंक पे क्या हो जाएगा, आयरन पे रस्टिंग हो जाएगी, यानी टिन यहाँ पे Fe का साथ नहीं देता है। Fe यहाँ टिन Fe को ज्यादा सेफ नहीं रख पाता, वो जब तक रखेगा जब तक उस पे उसकी लेयर्स है। ठीक है।